चलिए आइए हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, परिसीमन आयोग। देखिए, जब संसद में पहली बात समझ जाइए कि इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। परिसीमन आयोग के बारे में कभी आप जाने हैं, जिसे डेलिमिटेशन कमीशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा सब चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद क्या होता है कि चुनाव में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि भाई देखिए, भारत क्या है, विविधतावादी देश है, विभिन्न जाति धर्म के और समुदाय के लोग रहते हैं। इसी संदर्भ में ये देखा जाता है कि भाई हर आदमी को प्रतिनिधित्व मिले। कहाँ पर? लोकसभा, राज्यसभा, इन सब जगहों पर। इसी संदर्भ में जैसे लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर जैसे विभिन्न समुदाय हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, उसमें भी फिर कमज़ोर वर्ग है, एससी है, एसटीज़ हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व तो संसद में सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में संविधान में एक व्यवस्था की गई है, एक आयोग की व्यवस्था की गई है, जो आयोग सारी चीज़ों को निर्धारित करता है कि एक जाति, समुदाय या माइनॉरिटी, इन सब चीज़ों का जो सीटों का आवंटन करने का कार्य होता है, वो ये परिसीमन आयोग करता है। ये एक आयोग होता है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्य के कुछ सदस्यों को इसमें रखा जाता है, ताकि राज्यों के बारे में वो बतला सकें। और इसके बारे में चर्चा हमें कहाँ मिलती है? यह अनुच्छेद 82 के तहत इसका गठन करता है संसद। संसद कैसे गठन करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही बना दिया जाएगा? नहीं, चूँकि परिसीमन आयोग एक कमेटी है, तो इसके गठन करने के लिए हमेशा कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, जब संसद कानून बनाती है तो समय समय पर इसका गठन किया जाता है। ठीक, और यह किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? चुनाव आयोग के नियंत्रण में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ही सारी चुनावी व्यवस्थाओं का संचालन भी कराता है। अतः चूँकि ये चुनावी व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है और संसद से जोड़ के पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए इसको भी बता दिया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग के नियंत्रण में कार्य करेगा। क्योंकि जितनी भी सीटें हैं, सीटों का बेसिकली बंटवारा करना है जनसंख्या के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए कि मिर्ज़ापुर ही है, मिर्ज़ापुर में एक पर्टिकुलर समुदाय का ही ज़्यादा बहुमत रहता है या प्रतिनिधित्व रहता है, तो एटलीस्ट वहाँ पर क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट होगा उसको आरक्षित कर दिया जाएगा। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कई जगह कि ये लोकसभा सीट आरक्षित कर दी गई, ये लोकसभा सीट आरक्षित कर दी। ज़्यादा नहीं, आप अभी पंचायत चुनाव में ही देख लीजिए, प्रधानी का जो इलेक्शन हो रहा है, जिला पंचायत सदस्यों का इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या बातें की जा रही हैं कि ये सीट आरक्षित है, यह एससी के लिए आरक्षित है, ये ओबीसी के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है, कौन निर्धारित करेगा? सरकार तो निर्धारित करेगी नहीं, और चुनाव आयोग भी निर्धारित नहीं करता। तो इसीलिए संविधान में व्यवस्था अनुच्छेद 82 के तहत की गई कि एक आयोग बनाइए। आयोग बतलाएगा जनसंख्या के सापेक्ष में कि किस हिसाब से सीटों को हम डिवाइड करेंगे, आरक्षित करेंगे। अच्छा, एक चीज़, चलिए एक और भी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सीटें एक बार आरक्षित हो गई तो वैसे ही रहेगा, फिर उसमें रोटेशन भी ज़रूरी है। कि मान लीजिए जैसे आप लोग प्रधानी वाले में देखते हैं कि पिछले प्रधानी चुनाव में क्या हुआ कि कुछ जगह सामान्य रहा तो कुछ जगह पिछड़ी रही। उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति की जाती है कि एक बार एक सीट को अगर आरक्षित कर दिया गया तो दोबारा उसको चेंज किया जाता है। ये सारा कार्य कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। ठीक है, अब आइए इसके क्या है। इसके मुख्यतः 3 कार्य हैं। इसके मुख्यतः संविधान में जो बताया गया है वो 3 कार्य हैं। क्या है? जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बढ़ाना। अब जैसे कहीं की जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, उस हिसाब से वो सीटों को बढ़ाती घटाती भी है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी संसदीय क्षेत्र है, उसको बढ़ा घटा दिया गया। समझ गया? जैसे मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्र को इलाहाबाद वाले को दे दिया गया, इलाहाबाद वाला कुछ क्षेत्र मिर्ज़ापुर को ले लिया गया। तो इस तरीके से सीटों को बढ़ाना घटाना, उसका आरक्षित स्थानों को का पुनः निर्धारित करना,
पुनः निर्धारित करने का मतलब मान लीजिए कि एक बार मिर्ज़ापुर में आरक्षण दे दिया गया, पिछड़ी को दे दिया गया या एससी को दे दिया गया, बाद में इसको चेंज करके सोनभद्र में कर दिया गया। जैसे सोनभद्र में ही देखिए इस समय एसटी आरक्षित है वो लोकसभा की सीट, ठीक है। तो पहले तो ये बात समझिए। फिर उसके बाद क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या को संतुलित करना। अब कई जगह ऐसा होता है कि एक लोकसभा सीट है, वहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या है, वहीं दूसरी लोकसभा की सीट है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। सपोज़ कि 10 लाख का प्रतिनिधित्व मान लीजिए 15 लाख का मिर्ज़ापुर के सांसद करते हैं, वहीं बगल में भदोही के जो सांसद हैं वो 10 ही लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस प्रतिनिधित्व वाली समस्या को यही पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं, यही पूरी तरीके से उसको घटाते बढ़ाते। जैसे क्या है कि कुछ क्षेत्र इन्होंने भदोही का ले लिया जनसंख्या के अनुपात में, मिर्ज़ापुर में अगर ज़्यादा है या कम है, तो ये वाला काम इनका रहता है परिसीमन आयोग का। तो बेसिकली 3 कार्य एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट में अगर पूछ लिया कि इनमें से कौन से कार्य नहीं है, ठीक। अब एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ नोट करके इसीलिए हमने लिखा है कि जो परिसीमन आयोग अपनी सिफारिश करता है उसको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसका न्यायिक पुनराविलोकन नहीं हो सकता। अगर परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया कि भाई इस जगह का आरक्षण हो गया, ये पिछड़ी को है या एससी को है, एसटी को है, तो फिर उस पर कभी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। अब चूँकि क्या है, ये समय समय पर गठित की गई है, तो सबसे पहले जो आयोग गठित किया गया वो किया गया 1952 में इलेक्शन के समय में, ठीक है। तो एक कानून बना के, जैसे पहले ही मैंने बोला कि परिसीमन आयोग ऐसे नहीं है कि आप आयोग की तरह की सरकार ने निर्धारित किया, मंत्रिमंडल ने पास किया और एक आयोग बन गया जैसे नॉर्मली आयोग बनते हैं, वैसा कुछ नहीं है इसमें क्या होता है, पहले एक कानून पास होगा संसद के दोनों सदनों से, उसके बाद क्या नाम है इसका गठन होता है। तो एक बार 1952 में बना, उसके बाद 1962 में, फिर 73 में और फिर 2002 में। एक सामान्य सी बात है, इसको क्या किया जाता है कि हर 10 साल पर बनाने की बात कही गई है, लेकिन सामान्य तौर पर कहीं लिखा नहीं है ऐसा। लेकिन अमूमन क्या हुआ कि 1973 के बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि 2001 तक का परिसीमन आयोग नहीं बनेगा। इन्होंने कानून बना दिया कि अब अगले 30 सालों तक परिसीमन आयोग नहीं बनेगा। इसी के पश्चात फिर 2002 में जब अटल जी की सरकार आती है, तब इन्होंने परिसीमन आयोग का गठन किया, ठीक। अब देखिए यही बात यहाँ पे लिखा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 2001 तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। इसी कारण 1973 के बाद सीधे 2002 में गठन किया गया। सोचिए 42वां संविधान संशोधन कितना इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार से लेके आपके संसद के कार्यकाल से लेके हर जगह 42वें संविधान संशोधन में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए थे। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए। अब बात करते हैं 2002 में जब आयोग बना अटल जी के समय में, तो उस समय के अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। नाम कुछ याद रखिएगा, कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है। देखिए जितनी बातें हमने स्लाइड में दी है उससे बाहर बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा इतने में ही सीमित रखिएगा परिसीमन आयोग को, ठीक है। तो 2002 में बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। अब एक बात और याद रखिएगा, बनाया गया जरूर 2002 में, लेकिन जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जैसे एग्ज़ाम में यूपी तो खास तौर पर पूछता है कि रिपोर्ट कब दी। जैसे कोई कमीशन बना तो कमीशन मान लीजिए इस साल बना, तो ज़रूरी तो नहीं है इस साल रिपोर्ट देगा। जैसे सरकारी आयोग वाला क्वेश्चन एक बार यूपी में पूछा था, तो इसी तरह 2002 में इस परिसीमन आयोग को बनाया गया, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो दी है वो 2008 में दी है। जो मेन रिपोर्ट है, रिपोर्ट की कुछ बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे संसद की 543 सीटों में से 543 क्यों लिखा गया है ये बताइए। क्योंकि 545 में से 2 एंग्लो इंडियन के होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन के होते हैं, तो कितने सीट हुए 543, इसको लेस कर देंगे तो 543 सीटों में से 499 सीटों पर ही परिसीमन का कार्य हो पाया, ठीक है। और कितने राज्यों में हुआ, 1 मिनट, 2008 वाला पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरी बात, कितने जगह पर परिसीमन हुआ, तो 22 राज्यों तथा दिल्ली पौंडीचेरी में ही हुआ। यूटीज़ में केवल दिल्ली पौंडीचेरी में और 22 राज्यों में हुआ। इसी के कारण देखिए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, झारखंड हो, नागालैंड, असम, अरुणाचल, मणिपुर में परिसीमन नहीं हो पाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा परिसीमन कहाँ नहीं हुआ। कभी आपको MCQ में दे दिया वो कि कहाँ पर नहीं हुआ या कहाँ हुआ, इस टाइप के कुछ फैक्ट हैं
हालांकि ये सब पूछना बहुत टफ है, लेकिन अगर पूछ लिया तो उसके पर्सपेक्टिव में याद रखिएगा। ठीक है। फिर अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई लोकसभा में से? 543 सीटों में से जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई वो 84 सीटें आरक्षित की गई, और जो अनुसूचित जनजातियों के लिए 47। ठीक है। तो ये फैक्ट है, और इसी के आधार पर जैसे पिछला आम चुनाव हुआ था, कौन सा आम चुनाव था? 17वीं। तो 17वीं लोकसभा में भी इतनी सीटों पर इन्होंने आरक्षण रखा था। अब होता क्या है कि जैसे आज मान लीजिए कि 17वीं लोकसभा पर कुछ क्षेत्रों को आरक्षित किया गया, हो सकता है 18वीं पे चेंज कर दिया जाए। मान लीजिए सोनभद्र में एसटी के लिए आरक्षण था, वो चेंज होकर पीलीभीत चला जाए, समझ गए? तो वो सीटों में चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो संख्या रहेगी वो इतनी ही रहेगी, 84 और 47। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें थी वो कहाँ पर थी? वो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में थी, 17 सीटें हमारे यहाँ आरक्षित थी। और दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में फिर 10 सीटों को आरक्षण दिया गया, और फिर तमिलनाडु में 7 सीटों का आरक्षण दिया गया। अच्छा, एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? जनसंख्या तो आप लोग पढ़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा एसटीज़ कहाँ है? एमपी में। तो एमपी में सबसे ज़्यादा सीटें दी गई, 6 सीटें। ठीक है। और झारखंड और उड़ीसा में 5 सीटें, और गुजरात एंड महाराष्ट्र में 4 सीटों को दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, परिसीमन आयोग से बेसिकली आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे ये याद रखिएगा। परिसीमन आयोग से एक तो आपके आर्टिकल रिलेटेड पूछ लेंगे। ठीक है। जैसे कौन से आर्टिकल में है, तो मान लीजिए कि 82 आर्टिकल कितनी बार बनाया गया, कितनी बार बनाया गया है, और कौन से ईयर में इसको बनाया गया। ठीक है। किसके अंडर में कार्य करता है? तो किसके अंडर में कार्य करता है? कार्य करेगा चुनाव आयोग के अंतर्गत में। कितनी बार बनाया गया है? तो 4 बार बनाया गया, 1952, 62, 73 और 2002। ठीक है। क्या यह इंडिपेंडेंट आयोग है? बिल्कुल है। क्या इसकी चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है? नहीं। तो इस तरीके से आपके इतने टाइप के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। और कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 84 एससीज के लिए और 47 एसटीज़ के लिए। इतनी बातें एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, वो है अब नया टॉपिक हम लोग का शुरू होता है निर्योग्यता से। ठीक है। कि किस आधार पर संसद के सदस्यों को, एमपीज़ को आप निर्योग्य साबित कर सकते हैं। निर्योग्य का मतलब वो संसद सदस्य होने के लायक है नहीं। ठीक है। चूँकि क्या है कि संसद के पार्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें कई तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको जान लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग विधेयकों पर चर्चा करेंगे कि विधेयक पास कैसे होते हैं, कितने तरीके के विधेयक होते हैं, और ये सब सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात क्या है कि सदस्य जो एमपीज़ होते हैं वो एमपीज़ को कैसे निर्योग्य साबित करेंगे। उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि उनको किस हिसाब से आप कह देंगे कि आप लायक ही नहीं हो, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ 3 आधार हैं। 3 आधार हैं। एक है दल बदल कानून के तहत, दूसरा होता है अनुच्छेद 102 के तहत प्रावधान जो किए गए हैं संविधान में, और तीसरा होता है जनप्रतिनिधित्व कानून जो कि 1951 में बना था, उसके तहत जो कुछ क्लॉज जोड़े गए हैं, उसके तहत आप किसी भी संसद सदस्य को निर्योग्य घोषित कर सकते हैं। अब चलिए आइए, अब बात करते हैं दल बदल कानून की। तो दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों बनाया गया? अब होता क्या था कि देखिए, आप तो एक बात जान गए होंगे कि संसद में बहुमत जिसकी रहेगी वहीं सरकार चलाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या आज भी देखने को मिलता है कि कुछ पार्टी के सदस्य टूट के, मतलब मान लीजिए कि भाजपा के हैं, वो टूट के चले जाएं कांग्रेस में, और बाद में वो कांग्रेस के साथ मिल जाएं और सरकार बना लें।
ठीक है। तो ये सारी समस्याएं 1985 तक हमारे राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा रही। अब इससे क्या होता था कि मान लीजिए कि एक दल है, कोई भी दल है, बेचारा मेहनत किया, चुनाव में परफॉर्मेंस दिया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन होता क्या था कि ऐन मौके पे या तो वो उस पार्टी का सदस्य बन जाता था, और या तो फिर जब पार्टी कहती थी कि वोटिंग करनी है, जैसे किसी भी विधेयक पर वोटिंग होनी है, विश्वास मत या चल रहा है, आपको वोटिंग करनी है, उसमें वो सरकार के अगेंस्ट में काम कर देता है, जबकि वो मतलब उस दल के अगेंस्ट में काम कर दिया। ठीक है। ये अक्सर विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा जाता था, संसद में भी देखा जाता था, कई लोग वोट ही नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि सरकारें गिर जाती थी, बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती थी कि एक आदमी को आपने क्या है, एक आदमी को पार्टी ने सिंबल दिया अपना, उसके बाद वो चुनाव जीत के आने के बाद वो चला गया दूसरे दल में, तो फ़ायदा क्या हुआ? क्यों? कभी धन के लालच में तो कभी मंत्री पद के लालच में, जो कि इससे समस्याएं बहुत ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था में होने लगी। इसी के मद्देनज़र राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन 1985 किया, और इसे क्या किया, संविधान में जोड़ा। क्यों जोड़ा? ये तो समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी राजनीतिक दल का, वो चला गया दूसरे में, पैसे के लालच में, चाहे फिर मंत्री पद के लालच में या किसी अन्य लालच में वो चले जाते थे। इसी के तहत ये संविधान संशोधन किया गया और दल बदल कानून बनाया गया। अब दल बदल कानून से क्या होता था कि कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए कि इस प्रावधान के अनुसार अगर कार्य नहीं किया कोई भी सांसद, तो उसे तुरंत सांसद का पद है उससे हटा दिया जाता था, यानी निर्योग्य घोषित कर दिया जाता था। इसी संदर्भ में इसे देखा जाता है। ठीक है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि दल बदल होता क्या है। तो दल बदल समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, व्हिप क्या होता है? व्हिप कुछ नहीं है, एक तरीके से समझ लीजिए सीटी है। अब क्या हुआ कि कोई भी मान लीजिए कोई भी विधेयक चल रहा है संसद में। अब विधेयक चलने में क्या हुआ कि कहा गया कि पार्टी का जो मेन लीडर है उसने कहा कि इस विधेयक पर हमको हमारे जितने भी दल के जितने भी सदस्य हैं उनको हमारे पक्ष में मतदान करना है, लेकिन होता क्या था कि अगर आपने उस पक्ष में मतदान नहीं किया, पक्ष में मतदान नहीं किया, तो व्हिप जारी कर देता था कि ये आदमी पार्टी लाइन से अलग हट के चला गया। इसी को हम कहते हैं व्हिप। ठीक है। यानी क्या हुआ कि अगर कोई दल कहा कि आपको इस विधेयक पर अपना क्या करना है, वोटिंग करनी है, वोटिंग पार्टी जो दल कह रहा है वो करनी है, अगर वो दल का सदस्य ये काम नहीं करता तो उस पर व्हिप जारी होता है, सीटी बज जाती है कि भाई ये आदमी गलत है, ये पार्टी लाइन से हट के कार्य किया। ठीक। तो अब देखिए, तो दल बदल किसे कहेंगे? तो पहले इसे जान लीजिए कि अगर पार्टी द्वारा जारी व्हिप, यानी जो काम करना है, व्हिप का मतलब जो कार्यों को संपादित करना है, जो आपको बोला गया है आपने नहीं किया, व्हिप का उल्लंघन करना या दूसरे दल की ओर से मतदान करना ही दल बदल कहलाता है। जैसे पार्टी ने क्या कहा, पार्टी ने कहा कि आपको मतदान करना है, व्हिप जारी किया है कि सबको मतदान करना है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं किया तो क्या होगा, उसके ऊपर दल बदल कहलाएगा, अगर वो अगेंस्ट में चला जाता है तो। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए कि अब दल बदल का निर्णय कौन करेगा, संसद में कौन करेगा कि भाई दल बदल इस व्यक्ति पर लागू होता है कि नहीं। मतलब पार्टी ने कहा कि ये व्यक्ति जो ये ABCD हैं, इन्होंने हमारे व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोटिंग की है, तो ये जाकर किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। स्पीकर को देंगे कि भाई ये आदमी हमारे अगेंस्ट में गया है, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और दल बदल कानून को इम्पोज करिए। तो यानी दल बदल पर निर्णय कौन करता है, स्पीकर करता है। लेकिन एक बात और है, चूँकि होता क्या है कि कभी कभी स्पीकर जो होता है वो सत्ताधारी दल का व्यक्ति होता है। जब सत्ताधारी दल का व्यक्ति है और मान लीजिए कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि इसके ऊपर दल बदल लगाया जाए, विपक्ष का कोई सांसद है उसने कहा है कि आप लगाइए, तो इसी संदर्भ में क्या करेगा कि स्पीकर कभी कभी बायस्ड होकर अपने दल के तरफ से उस पर दल बदल कानून नहीं लगाएगा। इसी संदर्भ में इसे न्यायालय में जाने की अनुमति दे दी गई है कि भाई आप न्यायालय में जा सकते हैं, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। मतलब समझिए फिर से एक बार कि मान लीजिए कि जो स्पीकर होता है, सामान्य सी बात है, आप लोग पढ़े हैं कि सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति होता है, जो जिसका बहुमत होता है वहीं उसी का ही सदस्य स्पीकर बनेगा।
अब होता क्या है कि व्हिप जो जारी किया है किसी भी मान लीजिए विधेयक पर, मान लीजिए कि सीएए पे व्हिप जारी किया कांग्रेस ने, जब सीएए पास हो रहा था तो कांग्रेस ने जारी किया। अब चूँकि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो है वो तो भाजपा का है, और कोई भी जो सांसद है कांग्रेस का वो चला गया भाजपा के साथ, उनके पक्ष में वोटिंग कर दिया। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस का जो विपक्ष का नेता है वो जाकर स्पीकर से कहेगा कि इस आदमी को आप अभी के अभी निर्योग्य घोषित करिए क्योंकि ये हमारे व्हिप के अगेंस्ट गया है, व्हिप के विपरीत गया है। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष चूँकि भाजपा का है, फ़ायदा तो उसका था क्योंकि उसकी तो 1 वोट बढ़ गए थे, 1 वोट और बढ़ गया विधेयक बनाने में, विधेयक को पास कराने में। तो कहें कि नहीं ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो देखने में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए न्यायालय में इसे पुनरावलोकन के लिए रखा गया है कि कभी स्पीकर भी इसमें बायस ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि पहले के अभी आगे प्रावधान पढ़ लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि 91वें संविधान संशोधन में इसमें अन्य प्रावधान जोड़ दिए गए। अब ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि आपको निर्योग्य घोषित कैसे किया जाएगा। अब इसके कुछ प्रावधान हैं, उसको देख लिया जाए दल बदल के। ठीक है, तो दल बदल कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि वो व्यक्ति, कुछ प्रावधान है कि वो व्यक्ति निर्योग्य नहीं होता। देखिए क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई अब अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कोई छोटी पार्टियां होती थी, जैसे मान लीजिए जिनके 20 सदस्य हैं, 20 ही सांसद हैं, तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि मंत्री पद के लिए चाहे धन के लालच के लिए वो किसी पार्टी में ही अपना विलय कर लेते थे। ठीक है, या उसके बड़े अमाउंट में जैसे 1/3 सदस्य चले जाते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पार्टी ही विलय हो जाती है। तो दल बदल के नियम के अनुसार क्या है कि अगर ऐसी भी परिस्थिति आती है कि अगर 2/3 या उससे ज़्यादा सदस्य टूटकर किसी अन्य पार्टी में नई पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी में मर्ज कर लेते हैं तो उन पर दल बदल लागू नहीं होगा। पहले ये जो मूल 85वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें 1/3 सदस्य थे, लेकिन 1/3 सदस्य होने के में क्या होता था कि जो छोटी पार्टियां थी उसमें आराम से लोग 1/3 लोग टूट जाते थे। मान लीजिए कि किसी भी दल के 20 से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उसके 1/3 कितने हुए, 6.25 यानी 7 मान लीजिए, तो 7 लोग क्या करते थे, आराम से टूट के दूसरे में चले गए, उन पर दल बदल भी नहीं लगा और सत्ताधारी दल का फ़ायदा भी हो गया। एक समझे कि नहीं आप लोग कि जैसे 20 छोटी पार्टियां हैं उसमें से 1/3 लोग चले गए। अब इस चीज़ से बड़ी समस्या होने लगी। क्या होने लगा कि छोटी पार्टियां थी, आराम से 7-8 करके सांसद खरीदे जाने लगे। इसी संबंध में 1/3 सदस्यों को हटाकर 2/3 सदस्यों का क्लॉज जोड़ दिया गया कि अब 2/3 सदस्य यानी लगभग 14 लोग अगर हटेंगे और किसी पार्टी में विलय होंगे या नई पार्टी बना लेंगे तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, दल बदल कानून किस पर लागू नहीं होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होगा, उपाध्यक्ष पर लागू नहीं होगा और राज्यसभा के उपसभापति पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब आप लोग का प्रश्न होगा कि भाई राज्यसभा के उपसभापति पर तो आप लोगों ने दल बदल कानून लागू नहीं किया, सभापति को क्यों छोड़ दिया? तो सामान्य सी बात है, सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो कभी भी राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं हैं, तो उन पर दल बदल लगना कोई लाजमी ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक और भी चीज़ होती है कि जो मनोनीत लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे, तो 12 लोगों में से अगर कोई व्यक्ति, 12 लोगों में से होता क्या था कि ये 12 लोग हुए। अब चूँकि जानते हैं कि कोई भी विधेयक पारित कराना होगा तो वहाँ 1-1 नंबर की वैल्यू होती है। तो होता क्या था कि ये 12 लोगों को, 12 जो आपके 12 लोग हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाता, पहले क्या होता था कि ये 12 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया, बाद में वो जाके पार्टी में मर्ज हो गए। अब पार्टी में मर्ज हो गए तो उसका फ़ायदा हो गया कि उनको क्या नाम है, दल बदल उन पर नहीं लगता था। इसी चीज़ को दल बदल कानून में चेंज किया गया और इसमें कहा गया कि जो मनोनीत लोग हैं उनको 6 महीने का समय दिया जाएगा, 6 माह का समय। अगर वो 6 माह के भीतर किसी भी दल में शामिल हो जाते हैं तब उनके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा, लेकिन अगर 6 माह के बाद वो शामिल होते हैं तो उन पर दल बदल
शामिल लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि मनोनीत सदस्य। अब आप मनोनीत सदस्य कहेंगे तो एक और भी दिमाग में आनी चाहिए बात कि जो निर्दलीय सदस्य हैं उनके ऊपर कैसे लागू होगा। निर्दलीय सदस्य जो कुछ आते हैं विधानसभा में चाहे संसद में, उन पर भी तो दल बदल की क्लॉज होती हैं। क्या उनको किसी पार्टी में शामिल होने का अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, निर्दलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते। अगर निर्दलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल होंगे तो उन पर तुरंत दल बदल लागू हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि पिछली जो विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, मैं विधानसभा से एग्जाम्पल आपको ये बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें निर्दलीय कौन थे? राजा भैया थे। राजा भैया सपा में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन हाँ एक चीज़ का अंतर होता है कि आप सरकार में शामिल नहीं, मतलब आप पार्टी से विलय नहीं कर सकते, पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन आप मंत्री पद ले सकते हैं, बाहर से समर्थन कर सकते हैं। इसीलिए राजा भैया को मंत्री पद दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बाहर से समर्थन किया था, मंत्री पद लिया था, परंतु वह सपा के मेंबर नहीं बने या सपा को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो निर्दलीय सदस्य किसी भी हालत में किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। इस बात को दिमाग में एकदम गांठ जोड़ के बैठाए रखिएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा। हमने बोला था कि अनुच्छेद 102 में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत क्या है कि लोगों को निर्योग्य घोषित किया जाता है, संसद सदस्यों को। उसमें क्या है, सबसे पहली बात कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद पहले भी बताया जा चुका है कि लाभ का पद कौन निर्धारित करता है। शुरुआत में तो राष्ट्रपति ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और बाद में राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसका निर्धारित करती हैं। उसके बाद न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना हो, बैंकरप्ट ना हो गया हो। तीसरी चीज़, मानसिक रूप से कमज़ोर अगर हो गया हो, या फिर दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया हो। अब अगर दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया होगा कोई भी व्यक्ति, तो इस पर निर्णय जानते हैं कौन करेगा? स्पीकर नहीं करेगा। इस पर निर्णय करेंगे चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। याद रखिएगा, स्पीकर नहीं। इसीलिए इसको नीचे ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक होता है, मान लीजिए कि यहाँ के कोई सांसद हैं और सांसद क्या किए कि ब्रिटेन की सदस्यता नागरिकता ले लिए, तो भी उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उनको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, भारत की सारी चुनावी व्यवस्था को, जो पूरी चुनावी व्यवस्था है वो चलती है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत, क्योंकि सारी चुनावी व्यवस्था को संविधान में नहीं लिखा जा सकता था। तो भारत के पहले आम चुनाव से पहले जनप्रतिनिधित्व कानून को बनाया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा के कारावास अगर का दंड दिया गया हो न्यायालय द्वारा, तो भी वह क्या होगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसमें क्लॉज को डाला है, एक तरीके से समझिए अपने निर्णय के द्वारा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लालू यादव। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सांसद है और उस पर केस चल रहा है और केस में उसको सज़ा हो जाए, और सज़ा कितने की हो, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम की यदि सज़ा होती है 6 महीने साल भर की, तब वो निर्योग्य घोषित नहीं होगा, तब तो वो नॉर्मल MP रहेगा। परंतु अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ष का कारावास होता है तो उसको क्या होगा, निर्योग्य घोषित हो जाएगा। उसके बाद भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। जब सांसदीय का जब चुनाव होता है तो जब पर्चा दाखिला करता है क्या कहते हैं प्रत्याशी, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। क्यों? क्योंकि ये इसी की जांच होती है कि भ्रष्ट आचरण का दोषी हो अगर होता है तो। फिर अगर चुनाव आयोग ने उससे खर्चे का हिसाब मांगा कि भाई आपने कहाँ कितना खर्च किया, तो उस संदर्भ में भी निर्योग्य घोषित हो सकता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सरकारी सेवा में रहा है, कोई अधिकारी रहा है या फिर कोई बाबू रहा है, मतलब किसी भी पद पे रहा है, और वहाँ पर सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया, टर्मिनेट किया गया, नॉट सस्पेंड, टर्मिनेट,
सीधे नौकरी से निकाला गया है, बर्खास्त किया गया है, तब भी क्या होता है, वो निर्योग्य घोषित होते हैं। उसके बाद जैसे भारत